आज की ये वीडियो है दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट होने का प्रोसेस और स्ट्रेटेजी। और आपसे मेरा वादा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने का क्या प्रोसेस रहता है और क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट होने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है जिसमें कि रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट और उसके बाद लास्ट में कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए रिटन एग्जाम के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले नंबर से एलिजिबिलिटी टेस्ट। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। 12वीं पास, 12th पास आप होने चाहिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं या आप फीमेल हैं, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, इसका कोई मैटर नहीं होता। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है या सब इंस्पेक्टर की आती है या एमटीएस की वैकेंसी आती है, ये ऑल इंडिया लेवल के लिए होती है। ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट, सभी राज्यों के लिए होती है। तो आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं, आप 12वीं पास होने चाहिए। उसके बाद नंबर आता है हाइट का। तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट जो है 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट। वहीं हाइट में छूट आपको मिलेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप हिल स्टेट से हैं, हिल एरिया से हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, जो भी हिल स्टेट हैं, जो भी हिल स्टेशन है या हिल एरिया है, वहाँ के अगर आप स्थायी निवासी हैं तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में डोमिसाइल भी कहते हैं या रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो अगर आप जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, मतलब कि 152 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। फिर बारी आती है चेस्ट की। वो मेल कैंडिडेट के लिए वो मिनिमम आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, बिना एक्सपेंड किए हुए, और 4 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए, मतलब अंदर सांस भरने के बाद आपका उसमें 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। वहीं पर अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता या पिता कोई भी एक दिल्ली पुलिस में कार्यरत होंगे, चाहे वो MTS हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या ASI हो या इंस्पेक्टर हो, जो कुछ भी, उनकी जो एज लिमिट है वो 29 साल है, मतलब कि 4 साल की छूट है। और उनको हाइट और चेस्ट में भी 5-5 सेंटीमीटर की छूट रहती है। अगर ये सारा क्राइटेरिया आपके अंदर है, मतलब कि सारी योग्यताएं आपके अंदर हैं, तो पहला कदम आप रख देते हैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सेलेक्ट होने के लिए। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए। तो 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट ये सबके पास रहते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर और कार का, ये दोनों ही उसमें होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट से पहले आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। उसके बाद बारी आती है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC हैं, ST हैं या OBC हैं या EWS हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का बना हुआ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्रूशियल डेट, मतलब कि जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे आने वाली भर्ती है, उसमें एक डेट फिक्स होती है, उस ड्यूरेशन का आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंटर का। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपने NCC किया हुआ है तो उसका A या B या C सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से हैं, पहाड़ी क्षेत्र के आप निवासी हैं, तो वहाँ का भी आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल के आप खिलाड़ी हैं तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपको उसमें एज में भी 5 साल की छूट मिलेगी और हाइट और चेस्ट में भी छूट मिलती है। तो ये हो गया। और डॉक्यूमेंट में आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, आपके 10th के सर्टिफिकेट, आपके 12th के सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
कास्ट, आपके फादर्स का नाम, आपके मदर्स का नाम, ये सब कुछ सेम होना चाहिए, कोई भी डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मेरा नाम है दीपक कुमार, तो ये दीपक 10वीं के सर्टिफिकेट में जो नाम है दीपक कुमार, यही ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होना चाहिए, यही कास्ट सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, यही बाकी के किसी भी डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर इसमें कोई मिसमैच होता है तो एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर कोई मिसमैच है तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको करेक्शन करवा के उसमें सुधार करवा लीजिए। तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई ख़त्म। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि क्या प्रोसेस रहता है। तो जब भी ये नोटिफिकेशन, जो विज्ञापन आता है भर्ती का, तो वो उसमें फॉर्म फिल करने के बाद ये दिल्ली पुलिस का जो पूरा ये प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया, वो एसएससी की तरफ से होता है। एसएससी की जिम्मेदारी है रिटन एग्जाम करवाने की। तो रिटन एग्जाम में आपका जो सिलेबस होता है, सिलेबस क्या मतलब कि, हाँ सिलेबस होता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का आपको समय मिलता है। नाम तो इसको दिया गया है रिटन एग्जाम का, लेकिन CBT ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप वो जल्द से जल्द सीख लीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर पे ही होगी, ऑप्शनल होता है, और 90 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है। इस 100 नंबर के एग्जाम में, 100 क्वेश्चन में 50 नंबर का इसमें जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, और 25 नंबर का पूछा जाता है रीजनिंग, और 15 नंबर का आता है मैथ, और 10 नंबर का आता है कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका रिटन का जो सिलेबस है। और बाकी स्ट्रेटेजी क्या आपको रखनी है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जैसे ही आप ये रिटन एग्जाम को क्लियर करते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी वैकेंसी आती है दिल्ली पुलिस की, मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी आई, तो उसके 12 गुना ही बच्चों को लगभग क्वालिफाई किया जाता है अगले स्टेप के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। सपोज कीजिए अगर 1000 वैकेंसी आती है दिल्ली पुलिस की, तो उसके 12 गुना, लगभग 12000 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। बाकी 95-96% जो भीड़ होती है, 32 लाख, 35 लाख या 40 लाख बच्चे जो अप्लाई करते हैं, वो उनकी वहीं पर छटनी हो जाती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पहला पड़ाव पार करने के लिए आपको 12 गुना बच्चों के उसमें, उस भीड़ में शामिल होना है, ना कि 95-96% के उसमें आपको बाहर रहना है। और होता ये भी है रिटन एग्जाम में, फॉर्म तो भरे जाते हैं 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, लेकिन उसके आधे बच्चे ही जो एग्जाम में अपीयर करते हैं। अगर 30 लाख फॉर्म भरे गए तो 15 लाख बच्चे ही उसमें अपीयर करते हैं, बाकी बच्चे एब्सेंट रह जाते हैं। कुछ बच्चे शौक के लिए भर देते हैं, या कुछ बच्चे माता पिता के दबाव में भर देते हैं, या कुछ बच्चे दिखावे के लिए कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँ इसलिए भर देते हैं। ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, बाकी सारे जितनी वैकेंसी आती है पुलिस की या पैरामिलिट्री की या कोई भी, उसमें ये रेशियो रहता है। तो जैसे ही आप 12 गुना में शामिल हो जाते हैं, आप मतलब कि आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर देते हैं, फिर बारी आती है फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर की रेस होती है, जिसका समय मिलता है 6 मिनट का, और अटेम्प्ट मिलता है 1, मतलब कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको 1600 मीटर का रेस क्लियर करना पड़ता है। 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आप रेस क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप आता है लॉन्ग जंप का। मेल कैटेगरी के लिए 14 फीट जो है आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। उसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार, और तीसरी बार में नहीं हुआ तो फिर कोई अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर जैसे लॉन्ग जंप आपने क्लियर कर लिया, फिर बारी आती है हाई जंप की। तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 फुट 9 इंच हाई जंप है, उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। और वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 1600 मीटर का रेस का टाइम उनको दिया जाता है 8 मिनट का। 8 मिनट में 1600 मीटर का रेस कंप्लीट करना पड़ता है फीमेल कैंडिडेट को। अटेम्प्ट मिलता है 1, और रेस क्लियर करने के बाद फिर लॉन्ग जंप जो कि है 10 फुट का फीमेल कैंडिडेट के लिए, और उसमें भी अटेम्प्ट मिलते हैं 3, और वो क्लियर करने के बाद हाई जंप 3 फुट 9 इंच, उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब कि 3 चांस दिए जाते हैं। जैसे ही आपने ये तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लिया, बल्कि रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST या PMT कहते हैं, जिसमें आपकी हाइट नापी जाती है, आपका चेस्ट नापा जाता है अगर आप मेल है तो, और आपका वेट नापा जाता है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही अगर वो आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर अब SSC अपना काम करती है। फिर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसे कि वैकेंसी 1000 है तो करीब 1050 या 1040 बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। वो लिस्ट निकलने के बाद फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल में वहाँ पर जमा होते हैं दिल्ली पुलिस में, न्यू पुलिस लाइन में, किंग्सवे कैंप में वहीं पर है रिक्रूटमेंट सेल। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँगा 4 चीज़ें मेन हैं।
एक तो कोई गंभीर लाइलाज बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसका इलाज संभव नहीं है। वो आप समझ गए होंगे मैं किन बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा, कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, आपके हाथ पैर की कोई भी उंगली या कोई भी ऐसा अंग वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेचुरल होता है वही होना चाहिए। फिर तीसरा नंबर आता है कलर ब्लाइंडनेस का, रंग अंधता। अगर ये है तो दिल्ली पुलिस के अलावा बाकी जितने भी फोर्स हैं, जो पुलिस की नौकरियां हैं, पैरामिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कहीं भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डिस्क्वालीफाई ही किया जाएगा। और चौथा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए परमानेंट। अगर टैटू होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये पिछली भर्ती में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके शरीर पर टैटू था, बाद में उन्होंने उसको इरेज करवा लिया, बल्कि हटवा लिया और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनका कोर्ट केस चल रहा है, मतलब कि पेंडिंग है। तो ये आपको मैंने प्रोसेस बताया कि सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल टेस्ट। अब बात करूंगा मैं स्ट्रेटेजी की कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, किस दिशा में आपको तैयारी करनी है, कहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ अपने आप को कम नहीं तोड़ना है, किस तरीके से आपको फिजिकल और रिटन एग्जाम में बैलेंस बनाकर तैयारी करनी है, ताकि आने वाली अगली भर्ती में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि पिछली भर्ती में हुआ ये था कि बहुत बच्चे ऐसे थे, वो मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं कई सारी भर्तियों में वहाँ ड्यूटी कर चुका हूँ, मैंने आंखों से देखा और मन में तकलीफ होती है। बहुत सारे संख्या में बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, उनके मन में ये उम्मीद थी कि रिटन एग्जाम होने के बाद 2, 3 या 4 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद उसमें हम तैयारी कर लेंगे। और उनके रिटन में स्कोर बहुत अच्छा आ गया कि 70 प्लस, 71, 72, 75, 78, 80 और 81 नंबर तक भी थे। लेकिन अचानक से फिजिकल की डेट आ जाती है, 15-16 दिन का समय मिलता है, या 20 दिन का भी मिला, किसी को 1 महीने का भी मिला, और वो उस टाइम में फिजिकल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा नंबर था रनिंग में, रेस में डिस्क्वालीफाई होने का। करीब 95% से ज़्यादा बच्चे रेस में ही डिस्क्वालीफाई कर गए। 100 बच्चों के ग्रुप में या 50 बच्चों के ग्रुप में 2, 3, 4, 5 ऐसे बच्चे क्वालिफाई किए, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और पीछे देखो, आगे बढ़ो की योजना के तहत आपको इसे सीख लेना चाहिए कि फिजिकल टेस्ट, मतलब कि फिजिकल खास तौर से रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप की तैयारी आपको साथ के साथ करना है, सुबह के आधा घंटा। अच्छा, स्ट्रेटेजी में सबसे पहले नंबर 1 पर यह आता है कि आपको एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाना चाहिए कि मेरा सोने का समय है रात के 10 बजे, सुबह उठने का, बेड छोड़ने का समय है 5 बजे। किसी भी कीमत पर आपको डेली 5 बजे तक उठना ही उठना है। 5:30 बजे आपको फिजिकल ग्राउंड में पहुंचना है, और वहां 30 मिनट या 45 मिनट, आधे से पौना घंटा आपको फिजिकल टेस्ट के ऊपर अपना पसीना बहाना है, मेहनत करना है। उसके बाद दिन में करीब 7, 8, 9, 10 जितना आपका स्टैमिना है, 7, 8, 9, 10 घंटे तक आपको पढ़ाई ही करनी है। अपने आप को 5-6 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर देना है। आपके लाइफ स्टाइल में बहुत सारे आपको चेंज करने पड़ेंगे। आपके कुछ ऐसे शौक होंगे, किसी का मूवी देखना होगा, किसी का स्पोर्ट्स होगा, किसी का घूमने फिरने का होगा, या किसी का गप्पे लड़ाने का होगा, या किसी के बॉयफ्रेंड होंगे, किसी का गर्लफ्रेंड होगा। ये सब आपको ख़त्म कर देना है। एक संदूक, एक पिटारे में रखकर उसको लॉक कर देना है, क्योंकि यही 5-6 महीने अगर आपने फुल मोटिवेशन, फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर ली, तो आने वाला जो आपका जीवन है 60 साल की उम्र तक, या फिर जब तक आप जीवित रहते हैं, वो एक बेहतरीन होने वाला है। तो आपको डिसिप्लिन बनाना है और टाइम टेबल बनाना है कि मुझे ये निश्चित इतनी पढ़ाई करनी है। अच्छा, दूसरा कि जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है, मतलब कि जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ जीके, जनरल स्टडीज़ के ऊपर ही ध्यान देना है, फोकस करना है। क्योंकि रिटन एग्जाम में सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जीके का, जो कि होता है 50 नंबर का। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। इसमें लगभग जितने भी तैयारी करने वाले हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, लगभग सभी का स्कोर एक बराबर सा रहता है। जैसे कि मैथ में लगभग 8, 9, 10 सबके रहते हैं, कंप्यूटर में भी 7, 8, 9 तक सभी बच्चों के रहते ही रहते हैं, और रीजनिंग के जो 25 नंबर का आपका वो होता है, उसमें भी करीब 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22 सभी के रहते ही रहते हैं। लेकिन वही जीके में, जो कि 50 नंबर का है, वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे मार खा जाते हैं, मतलब कि मात खा जाते हैं, मतलब कि सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी ये बनानी चाहिए
कि एग्ज़ाम मतलब कि विज्ञापन आने से पहले भर्ती का जो नोटिफिकेशन आता है वो उस आने से पहले आपको रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर ये सब बात की बात है, भर्ती आने के बाद पढ़ लेना। ये इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता और इनका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन जीके का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपको जीके ही पढ़ना है, ठीक। और जीके को अगर आपका जो कोई भी सेक्शन कमज़ोर है जीके में, जैसे कि हो सकता है किसी का हिस्ट्री में मन ना लगता हो, या किसी को जियोग्राफी समझ में ना आती हो, किसी का जनरल साइंस कमज़ोर हो, तो उसके ऊपर आपको विशेष ज़्यादा समय देना है। दूसरा नंबर, ये लास्ट के 5 या 6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अरेंज करना है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी मिल जाएगा, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो आप उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने पास रखिए और स्पेशल उसमें फोकस कीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, किस तरह के सवाल पूछे गए पिछले सालों में। क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा बहुत हेर फेर अदल बदल के साथ रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने सिलेबस को पूरे 100% तरीके से उसमें आपने कैप्चर कर लिया अपने दिमाग में कि ये सिलेबस रहता है, ये पैटर्न है और ये लेवल है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और हूँ क्या, पहले था, अब तो सामान्य परिवार से हूँ, तो वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि महंगी कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए भी ऑप्शन है, आप यूट्यूब पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास और भी सोशल मीडिया के साधन हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये, जैसे जो जीके की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप विकीपीडिया, गूगल पे जैसे आप विकीपीडिया लिखते हैं उसमें आप उसको सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको सम्राट अशोक के बारे में, नंद वंश के बारे में, या जनरल डायर के बारे में, या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, या जो कुछ भी आपका सवाल है वो आप उस पर टाइप करके आप उसको मोबाइल में भी दे सकते हैं। और चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 5 या 4 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाता है, उसको हाईलाइट कीजिए, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझ में आएगा, पूरा एक्यूरेट, पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ। मेन चीज़ ये है कि अगर आप जीके में, अब मैं बात करूँगा कि आपको स्कोर क्या लाना चाहिए और कैसे क्या फोकस करना चाहिए। 100 नंबर के इस एग्जाम में 50 नंबर का जीके है। 50 नंबर में आपका टारगेट रहेगा या रहना चाहिए 35 का कम से कम, कि 35 स्कोर मुझे करना है जीके में किसी भी कीमत पर। और फिर बारी आती है रीजनिंग की, तो मुझे पता है अगर आप दिल से मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे तो 25 नंबर में से 22 नंबर या 21-22 नंबर लाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लिमिटेड सिलेबस होता है। फिर मैथ का जो कि 15 नंबर का है, मैथ में कुछ बच्चे हो सकता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो मेरी तरह, या कुछ बच्चे एवरेज हो, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो एक्सीलेंट पढ़ाई करने वाले होते हैं मैथ में, वो 15 में से 15 भी ला सकते हैं, नहीं तो 13-14 नंबर वो ले आते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है वो 7, 8, 9, 10 तक, मतलब कि 10 से नीचे का स्कोर कर लेता है। और जो बहुत ही गिरा हुआ है मैथ में, वो भी 3, 4, 5 नंबर कर लेता है। तो आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि मैथ में कम से कम आपको 10 नंबर का स्कोर करना है, ठीक। फिर आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, 150-200 सवाल होते हैं, घूम फिर के वो उन्हीं में से वो घूमता रहता है। तो कंप्यूटर में बहुत आसानी से मुझे पता है कि अब 7 या 8 नंबर ले आते हैं। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि 50 नंबर की जीके में 35 नंबर, और रीजनिंग जो 25 नंबर की है उसमें आप 22 नंबर, मैथ जो 15 नंबर का है उसमें 10 नंबर, और जो कंप्यूटर 10 नंबर का है उसमें 8 नंबर। ये स्कोर आपको फिक्स करना अपने माइंड में। सभी को अगर आप टोटल करें तो वो हो जाता है 75। जहां कहीं भी आप सोते हैं, आपका जो बेडरूम है, आपके ठीक आंखों के सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगाइए, उसमें ऊपर लिखिए मिशन दिल्ली पुलिस या टारगेट दिल्ली पुलिस, और नीचे स्कोर 75 कम से कम, ताकि आप सोने से पहले और उठने के बाद अपने उस टारगेट को देख सके और आपके मन में हमेशा वो याद आती रहे। और फुल डेडिकेशन के साथ, मतलब कि आपको मन में ये नहीं सोचना है कि ये मेरी पहली भर्ती है, आगे भी मौका मिल जाएगा। आप ये जो आने वाली भर्ती है ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आपको अपने मन में ये धारणा रखनी है, कोई अदर ऑप्शन आपको नहीं चुनना है। ज़्यादा नहीं, 6 महीने की तैयारी सफिशिएंट होती है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए। आप एक सिपाही बनने जा रहे हैं, ना कि आईपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस, बहुत ज़्यादा जो है टफ कॉम्पिटिशन, ये सब आपको माइंड में नहीं लाना है। अपने दिमाग को आपको स्ट्रेस फ्री रखना है। बहुत ज़्यादा दबाव अपने दिमाग में नहीं लेना है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, या
कॉलोनी मोहल्ले गांव वाले या समाज वाले क्या कहेंगे कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब बातों का आपको साइड कर देना। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह आपको तैयारी करनी है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा रिटन एग्जाम के लिए लास्ट में, जो रिटन एग्जाम जो है आपका, आपके आसपास जो कोई भी कैंडिडेट हो, जो कोई भी लड़का हो या लड़की हो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका आप ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप बनाइए, उसमें आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है, लेकिन जो दूसरे के मुंह से सुन लेते हैं वो ज़िंदगी भर याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कॉल्ट ने किया था। जिस किसी ने भी ये मेरी वीडियो देखी है या ये सुना है कि सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, वो लाइफ टाइम इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा। क्योंकि 1970 में फिल्म आती है शोले, और कालिया कितने आदमी थे, ये डायलॉग आज तक सभी बच्चे के मुंह पर आता है कि वो पढ़ा नहीं है, वो सुना है। तो इसीलिए आप अपना एक ग्रुप बनाइए, जो भी 2, 4, 5, 10 आदमी हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे की बेइज्जती कीजिए, एक दूसरे से सवाल कीजिए, भाई ये इसका आविष्कार कब हुआ था, या फलानी नदी, नील नदी में क्या क्या विशेषता है, गंगा नदी कहाँ से होकर निकलती है, या यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पर है। इस तरह से आप आपस में सवाल जवाब कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, और 1-2 घंटे, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा। जो सामने वाला पढ़ रहा है और आपको नहीं पता है वो आपको पता लगेगा। जो जानकारी आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, वो सामने वाले को नहीं पता तो वो उसको पता लगेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्रुप डिस्कशन का। तो यही था सबसे, और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि दिल लगाकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, एक विश्वास के साथ, जिसे कहते हैं ना आत्मविश्वास के साथ अगर आप तैयारी करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो क्या, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका दिल्ली पुलिस सिपाही में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बाद में सब इंस्पेक्टर बने, और जिनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ बाद में वो IPS ऑफिसर भी बने। बस अपने आप के ऊपर एक हिम्मत, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, बढ़ा हुआ मनोबल होना चाहिए। तो दोस्तों, दिल लगाकर ध्यान से इस वीडियो के ख़त्म होते ही आज से ही आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। एक अपना चेकलिस्ट बनाइए कि आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपकी एज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके अलावा जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो आप पूरे कर लीजिए। बस अब टारगेट दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट वैकेंसी में आप सेलेक्ट होकर आइए, और फिर मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आपने तैयारी कैसे की। बस देसी सा आदमी हूँ, कोई सिंपली आपने देख लिया।